नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद जेबी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2024 की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम 10 मार्च को आपका प्रस्तावित डेट दी गई है आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आज हम एलटी फिजिक्स देखने वाले हैं। एलटी फिजिक्स से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके फिजिक्स से, मतलब पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं देखेंगे, जो काम की चीज़ें हैं उसी पे हम डिस्कशन करेंगे इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से अक्सर। ठीक है, बॉयल्स लॉ बोल दिया। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट कौन सा टर्म रहता है? ठीक है, आपको पता है आइडियल गैस की इक्वेशन जो होती है वो होती है पी बी इक्वल टू एन आर टी होती है ना। ये आपको पता होगा, इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं पता तो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको याद करने का लॉ जो है इसमें तीन है। वैसे एक्चुअल में तीन लॉ हैं। एक बॉयल्स लॉ है, ठीक है, दूसरा आपका चार्ल्स लॉ आ जाता है, तीसरा आपका गैल-लुसाक का लॉ आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों लॉ हैं, हम इनको देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बाद में मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है, वो मैं बता दूंगा आपको। पहले हम फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी वी इक्वल टू एन को नेगलेक्ट कर दो, आर टी बचा इसमें। ठीक है, अगर आर मतलब टी कांस्टेंट है तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो पी वी बच जाएगा आपके पास। और पी वी जब बचेगा तो पी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो पी वन भी वन, अब दो चीज़ है, अगर प्रेशर भी पी वन दिया है, भी वन भी दिया हुआ है, तो पी वन भी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी टू भी टू, है ना। दो चीज़ों के लिए अगर प्रेशर वन है और प्रेशर टू भी दिया है, तब इस कंडीशन में आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी, पी वन तो इधर ही रहेगा पर पी टू इसके नीचे चले जाएगा, तो पी वन अपॉन पी टू हो गया। पर ऑलरेडी यहाँ भी टू है तो ये भी वन इसके नीचे चले जाएगा, तो ये हमको इस तरीके की इक्वेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो होता है बॉयल्स लॉ। अब याद करने का ट्रिक क्या है वो मैं बताऊँगा बाद में, पहले हम आगे देख लेते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है आपका? चार्ल्स लॉ में पी कांस्टेंट रहता है, प्रेशर प्रेशर यहाँ पर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, सॉरी। तो भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टी होता है, यही है ना, क्योंकि पी भी इक्वल टू क्या होता है? आर टी होता है। तो यहाँ पे भी किसके कांस्टेंट में हो जाएगा? मतलब पी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, है ना। तो वी अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टी को इसके नीचे लाएंगे तो वी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ वी वन है तो यहाँ, मतलब अगर यहाँ वी वन है तो यहाँ टी वन होगा, यहाँ वी टू है तो यहाँ नीचे टी टू होगा। तो इस तरीके से ये चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड देखते हैं गैलोसाक लॉ। गैलोसाक लॉ में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टी के होता है, टेम्परेचर के। तो पी अपॉन टी, टी को इसके नीचे ला दिया तो पी इक्वल टू टी क्या हो? पी अपॉन टी इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसकी भी इक्वेशन क्या बनेगी? पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू, इस तरीके से बन जाएगी इसकी इक्वेशन, है ना। तो ये तो हो गया। आप इससे भी बना सकते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी से। इससे आप जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हटा देना है, बाकी उसके बाद इक्वेशन आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, अब याद करने का क्या तरीका है? तीनों चीज़ों में अलग अलग चीज़ कांस्टेंट है ना। तो आपको एक तो सीरियल से याद रखना है ये जो लॉ है। एक तो है बॉयल्स लॉ, एक है आपके पास बॉयल्स, चार्ल्स और गैलुसाक, ये याद रख लिया। फिर इसके बाद लिखना है बी टी, सी पी और जी बी, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो इसको याद रख सकते हैं, बी टी सी पी जी बी, बी टी सी पी जी बी, बी टी सी पी जी बी। इस तरीके से कंटेस्ट याद करोगे तो ये याद हो जाएगा। मतलब बी में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट, सी में क्या है? प्रेशर कांस्टेंट, और जी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये तीनों चीज़ें इसमें कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसाक लॉ। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगर आपको ये समझ आया होगा तो। इसमें देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है आपकी? आइडियल गैस इक्वेशन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, एलटी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, एल पी, मतलब पी भी लिखना है आपको। पी भी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी होती है, आइडियल गैस। अब इसमें प्रेशर डाउन रहता है, प्रेशर क्या रहता है? लो रहता है, और टेम्परेचर क्या रहता है? हाई रहता है। तो आपने ये याद रखना है कि एल पी और एच टी, मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इसमें कंडीशन होती है किसमें? आइडियल गैस में। जस्ट इसके अपोजिट
जो दूसरी इक्वेशन है वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रेशर लो होता है और हाई टेम्परेचर होता है आइडियल गैस में। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, मतलब यहाँ पे प्रेशर लो है और यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो ये कंडीशन होती है इसकी। अब के जो एक कंडीशन है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है हमारा, तो के इक्वल टू जो होता है वो निकल के आता है आर अपॉन एन ए। तो अगर आर इक्वल टू लिखेंगे हम, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए के। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एन ए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इस तरीके से। ऐसे के की भी पूछ सकता है, तो के की वैल्यू होती है आपकी शायद 1.38 समथिंग होती है, ठीक है ना। और आर की वैल्यू जो होती है वो 8.314 होती है। तो आप ये कंफर्म कर लेना एक बार नेट से गूगल करके, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ होती है और इसके यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए, विद यूनिट्स आपको ये पता होनी चाहिए, है ना। चलो बढ़ते हैं इसमें आगे। वान डेर वाल इक्वेशन। वान डेर वाल इक्वेशन क्या कहती है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जस्ट अपोजिट है आइडियल गैस का। वहाँ पर आपका लो प्रेशर होता था और टेम्परेचर क्या होता था, हाई होता था, ठीक है। प्रेशर लो होता था और टेम्परेचर हाई होता था। जस्ट यहाँ पे अपोजिट है, हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी इक्वेशन आपको वान डेर वाल की है, आपने पढ़ी होगी बहुत पहले क्लास में 11th-12th में। तो ये आपको पता होना चाहिए, पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि वान डेर वाल इक्वेशन क्या है। तो अगर आपको ये पता होगा तो तभी आप इसको टिक कर सकते हैं ऑप्शन को, है ना। अब इसके जो कॉफिशिएंट हैं, कॉफिशिएंट आप देख रहे होंगे, ए भी है कांस्टेंट और वी भी कांस्टेंट है। तो ये दो कांस्टेंट है आपके मिलते हैं कॉफिशिएंट वान डेर वाल इक्वेशन के, है ना। आगे देखते हैं इसमें, चलो इतना डीप तो नहीं आएगा खैर। अब जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इसको सिंपल सा याद करने का तरीका है, जो टी मतलब क्रिटिकल पॉइंट होता है टेम्परेचर का, वो आपका वैल्यू देता है 8a/27 RB। VC आपका डायरेक्ट वॉल्यूम क्रिटिकल पॉइंट देता है आपका 3V। और PC जो क्रिटिकल पॉइंट देता है आपका प्रेशर का, वो है A/27 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। और RTC अपॉन PC/VC डायरेक्ट रेशियो पूछ लेता है, RTC अपॉन PC/VC। तो इसकी रेशियो जो होती है 8/3, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसको याद करने का तरीका है, अगर जैसे टी क्रिटिकल पॉइंट है, पी क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ए भी इधर है, ए भी इधर है, और नीचे क्या आ रहा है कॉमन, 27 कॉमन आ रहा है। तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, A/27, और दूसरे के लिए भी A/27। यहाँ 8 लगा दिया, यहाँ आर भी लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ सीधा बी स्क्वायर लिख दिया। तो ये आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं, अपने तरीके से भी कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए, बशर्ते आपको ये याद होनी चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। कभी भी एग्ज़ाम ये देखने को ये क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको डायरेक्ट, ठीक है। तो ये तो आसान है, वॉल्यूम के लिए क्रिटिकल पॉइंट 3 भी होता है, तो इसको आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, इसमें देखते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होती है 3 पॉइंट के लिए होती है। एक RMS स्पीड होती है आपकी, एक एवरेज स्पीड होती है, एक पोर्टेबल स्पीड होती है, ठीक है। एक पोर्टेबल स्पीड होती है आपकी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इनका जो रेशियो निकल के आता है, RMS रेशियो, एवरेज रेशियो, और फिर आएगा पोर्टेबल, ठीक है। तो ये 3 रेशियो रहते हैं। RMS स्पीड में होता है आपका √3, यहाँ आता है आपका √8/π, और यहाँ आता है आपका √2। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे √2 कॉमन है, बाकी सब में KBT लगा हुआ है, KBT/m, KBT/m, KBT/m। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं इनको भी, ठीक है। RMS, एवरेज और पोर्टेबल। चलो बढ़ते हैं आगे। VRMS स्पीड जो है आपकी, वो आपकी 3 KBT/m होती है, अभी हमने देखा है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम के लिए भी होता है, और R कांस्टेंट के लिए, और T टेम्परेचर के लिए भी होता है, ठीक है। तो VRMS जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये रेसिप्रोकल होता है 1/मास के, ठीक है, 1/√m के, और ये प्रोपोर्शनल टू होता है T के, टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट, सीधा ऐसे याद रख लो इसको, PV = NRT होता है ना।
एनआरटी। तो एक बार तो ये तो आपको याद हो गया वीआरएमएस के लिए क्या होता है। एक बार पीवी के लिए रख दो यहाँ पे और एक बार आरटी के लिए रख दो, बस तीनों चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलता है एग्ज़ाम में कि H2 दो मॉलिक्यूल दिए हैं आपके पास, एक H2 दिया हुआ है, एक O2 दिया हुआ है। पूछा गया है कि कौन किसके कितना गुना है। ठीक है, किसका VRMS किसके कितना गुना है। ठीक है, तो आपको सीधा याद रखना है VRMS H2 का अगर आप निकाल रहे हैं तो H2 का अब 1H1 होता है ना, 1H1 होता है, तो 1H1 के लिए क्या हो जाएगा 1H2 होता है। ठीक है, ये ड्यूटेरियम के लिए होता है। ठीक है, एक ट्राइटेरियम होता है। तो 1H2 के लिए देखेंगे तो जो उसका मॉलिक्यूल मास होता है वो कितना होता है 2 होता है। तो मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो मास यहाँ पे कितना है 2 आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा इसका। और डायरेक्ट अगर हम O2 के लिए देखें तो O2 के लिए वैसे O के लिए कितना है 8 और 16 होता है ना एक के लिए। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं तो दो के लिए क्या हो जाएगा 16 × 2 तो 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप VRMS O2 जो है वो 1/√32 है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने एक दूसरे के, तो 1/√2 किसका आया था H2 का आया था। O2 का कितना था 1 इसके था ना √32, तो 32 से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो इसका अब निकालेंगे सॉल्व करके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4। अब VRMS H2 जो है वो O2 का कितना गुना है 4 गुना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें VRMS जो होता है वो अभी हमने देखा है 3RT/m भी होता है, और V साउंड जो होता है वो γ/RT/m होता है। तो इनमें जो कॉमन चीज़ निकल के आती है, एक तो 3 निकल के आती है, एक गामा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3/γ V साउंड के इक्वल होता है। ठीक है, मेन फ्री पाथ की बात करें, ये आपने पढ़ा होगा पहले मेन फ्री पाथ। तो मेन फ्री पाथ को हम शो करते हैं आपका लैम्डा से। ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है कौन मेन फ्री पाथ, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका √2π/ND² होता है ना। ये होता है √2π/ND²। डायरेक्ट आपको याद रखना है मेन फ्री पाथ। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेन फ्री पाथ की इक्वेशन क्या होती है, तो लैम्डा इक्वल टू 1/√2π/ND²। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो n इक्वल टू होता है वो ρ/m होता है। n इक्वल टू क्या होता है ρ/m। तो n यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो रो तो नीचे रहेगा बट m ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। तो m डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होता है और ये रेसिप्रोकल होता है उसका। ठीक है, लैम्डा का। तो d यहाँ पे जो है आपका डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। इतना क्लियर। चलो आगे देखते हैं, बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। किसकी बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक है, 3a - b, ये डायरेक्ट ये फार्मूला भी है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप नॉर्मली भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब तीन चीज़ें होती है, एक मोनोएटॉमिक होती है, डायोमेटिक होती है, और इन दोनों की जगह एक पॉलीएटॉमिक होती है। तो पॉलीएटॉमिक को हमने दो भागों में बांटा है, एक ट्रायोटॉमिक होता है दूसरा भी ट्रायोटॉमिक, बट ये नॉन लीनियर होता है, एक लीनियर होता है। तो इसका जो DOF होता है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो F इक्वल टू 3, 5, 6 और 7। 6 किसका है नॉन लीनियर का, और लीनियर का क्या है CO2। तो ये आपने याद रखना है, 7 किसका होता है, 6 किसका होता है, 5 किसका होता है, 3 किसका होता है। तो मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायोटॉमिक के लिए 5, नॉन लीनियर के लिए 6, लीनियर के लिए 7। इसमें ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि 1 रोटेशनल होता है, 2 ट्रांसलेशन होता है, 2 रोटेशनल होता है, 3 ट्रांसलेशन होता है, किसके लिए डायोटॉमिक के लिए। तो डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है और एग्जाम्पल ही पूछ लेता है डायरेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए, है ना। चलो इसमें आगे देखते हैं, इसमें लिखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैस की क्वेश्चन आपको पता है PV इक्वल टू NRT होता है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या होता है 3/2 kBT होता है ना, होता है। या P मान लो, इसके मान लो PV के, तो P अगर यहाँ पे है और यहाँ पे ये एनर्जी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमें प्रेशर निकालना है तो ये 2 इधर चला जाएगा एनर्जी के साथ और 3 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया और एनर्जी, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3E। डायरेक्ट ये याद आपको रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस क्या होती है। तो E इक्वल टू 3/2 P याद रखो, या P इक्वल टू 2/3E याद रखो, दोनों में से एक याद रखो। ठीक है, या आप ऐसे काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 P भी होता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं P, तो 2 इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, बस ऐसे भी याद कर सकते हैं। बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम, ये होता है ना हाफ एम, अब 2 डायमेंशन के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई स्क्वायर, 2 डायमेंशनल के लिए, ठीक है, 2D के लिए है। ऐसे ही इसके लिए भी होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके लिए भी 2 डायमेंशन के लिए क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर और के वाई स्क्वायर। पर पर्टिकुलर अगर इक्विपार्टीशन करें इसके लिए तो हाफ के बी टी एनर्जी इसके लिए भी होती है, इसके लिए भी होती है, इसके लिए भी होती है, इसके लिए भी होती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हाफ के बी टी एनर्जी इक्विपार्टीशन इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म के लिए हाफ के बी टी एनर्जी होती है, ठीक है। मेयर्स फार्मूला की बात करें, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मेयर फार्मूला क्या होता है, तो सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। तो सी पी अपॉन जो सी बी होता है इसको बोलते हैं हम गामा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। जो सी पी है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सी बी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखते हैं, सी बी ग्रेटर देन सी बी, ठीक है। अगर हम सी पी की बात करें, सी पी के लिए फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस एफ बाई 2, और सी बी के लिए बात करें इंटू आर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे होता है एफ बाई 2 आर। तो डायरेक्ट ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जब ये याद हो जाएंगे तो आप गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये निकल के आती है डायरेक्ट। गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 अपॉन एफ, वहाँ पे तो एफ बाई 2 होता था सी पी के लिए, पर यहाँ पे 2 अपॉन एफ हो जाता है ये, ठीक है। तो ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्या है, ये तो ट्रिक है, बस याद रखना है आपको, है ना। तरीका पता होना चाहिए, सी पी की वैल्यू पता होनी चाहिए, सी बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, अपना आप ही ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है, निकाल सकते हैं आप, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स देखें, इसमें थर्मल एक्सपेंशन जो रेशियो देता है वो अल्फ़ा बीटा और गामा देता है। तो अल्फ़ा जो डिनोट करता है वो लेंथ को डिनोट करता है, बीटा सरफेस को, और गामा वॉल्यूम को। तो उसका जो रेशियो निकल के आएगा, लेंथ के लिए वो मीटर आता है, सरफेस के लिए मीटर स्क्वायर आता है, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब आता है। तो इस प्रकार से 1:2:3 का निकल के आ जाता है, किसका, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है डी क्यू एम सी डी टी, ठीक है। कि कोई पार्टिकल है, इसका अगर मास है, कुछ मास है इसका, ठीक है। अगर हम इसको हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो ये किसी न किसी टेम्परेचर पे ये गर्म होगा, है ना। तो डी टी हो जाएगा इसका टेम्परेचर, स्मॉल टेम्परेचर, है ना। तो ये डी टी हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, और एम यहाँ पे आपका मास हो गया, और सी आपका कांस्टेंट हो गया। तो सी मतलब यहाँ पे आपका स्पेसिफिक हीट होता है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन एम डी टी, और इसका यूनिट जो होता है कैलोरी प्रति जी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये ग्राम्स हो गया आपका, ठीक है, ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मास है ना, यहाँ पे मास के लिए ग्राम आ जाएगा, क्योंकि यूनिट स्मॉल है ना, स्मॉल मास है। मे भी जीरो और इनफाइनाइट, और पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है आपका। स्पेसिफिक हीट जो है वो आपका जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ H2 की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होता है, किसका, H2 का। H2 का होता है 3.5 कैलोरी ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी यूनिट भी याद होनी चाहिए। और अगर हम अदर सब्सटेंस की बात करें, किसी और अन्य पदार्थ की, तो स्पेसिफिक हीट वहाँ पे लेस देन 1 होती है, प्रत्येक की जो इससे लेस होगी हमेशा, 1 से कम होगी, है ना। 1 से क्या होगी, कम होगी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की बात करें, देख लो यहाँ पे कितना है, 0.5 है, तो 1 से कम है ना ये। तो यहाँ पे कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। तो ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर क्या होता है, फॉर ऑल अदर सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट इज लेस देन 1, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आपकी, ठीक है। जूल्स लॉ अगर हम देखें तो जूल्स लॉ 2 कंडीशन में है। एक कंडीशन में है कि डी यू अपॉन वॉल्यूम के लिए, और डी यू अपॉन डी पी के लिए, प्रेशर के लिए और वॉल्यूम के लिए क्या होता है, जीरो होता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, इंटरनल एनर्जी है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो टी लगा दिया इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो डी यू अपॉन डी वी के लिए याद रखना है, और डी यू अपॉन डी पी के लिए, प्रेशर के लिए और वॉल्यूम के लिए। बाहर से टेम्परेचर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है तो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, इसलिए ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या ये कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। जैसे ही कोई हमारी न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा।
और अगर आप मैथ्स की वीडियो चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैथ्स के ऊपर कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पैडागोजी को ऊपर चाहिए तो पैडागोजी का भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।